पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था आधुनिक भारत का इतिहास का तात्पर्य और भौगोलिक खोज के बारे में। उसी भौगोलिक खोज से जुड़े हुए हम लोग 3 महान नाविक मैगलन, वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के समुद्री यात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे और उनसे जुड़े हुए रोचक तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। देखते हैं अपने टॉपिक को। वास्को डी गामा का जन्म 1460 से 1470 के बीच हुआ था। इनका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म 1460 से 70 के बीच में हुआ, इसीलिए इसको 1460 से और 70 के बीच लिखा जाता है। लेकिन इनका मृत्यु का सटीक तिथि मालूम है और इनका मृत्यु भारत में ही कोचीन में हुआ था। हम लोग जब पढ़ेंगे वास्को डी गामा का मृत्यु को लास्ट टर्म, तो उसमें हम लोग देखेंगे वास्को डी गामा को कोचीन में ही दफनाया गया और फिर उनको लास्ट को ले जाकर दोबारा पुर्तगाल ले जाया गया, लिस्बन। तो वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आया। प्रथम बार भारत की खोज में 1498 में, दूसरी बार भारत से बदला लेने के लिए 1502 ईस्वी में, और तीसरी बार पुर्तगाली साम्राज्य का वायसराय बन के 1524 ईस्वी में। आइए देखते हैं इनके यात्रा वृत्तांत को। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था भारत का उस समय क्या महत्व था और भारत पूरा दुनिया का मैन्युफैक्चर हब हुआ करता था। उसी के लेके पूरे यूरोपीय कंट्री में लालसा थी कि कौन पहले भारत का समुद्री मार्ग की खोज करता है, और जो खोज करेगा उसका एकाधिपत्य हो जाएगा इस व्यापार पे, और वह हमेशा धनवान रहेगा। इसी के क्रम में 2 देश पुर्तगाल और स्पेन सबसे ज़्यादा अपना प्रयास करते हैं। पुर्तगाल का ही एक नाविक रहता है बार्थोलोमेओ दियाज। बार्थोलोमेओ दियाज, हम लोग देखेंगे मैप में पुर्तगाल यहाँ पे है और ठीक उसके बगल में स्पेन है और भारत यहाँ पे है। तो भारत आने के लिए पुर्तगाल से बीच में दक्षिण अफ्रीका को समुद्री मार्ग से पार करना पड़ता है। तो जो बार्थोलोमेओ दियाज है वो 1487 ईस्वी में पुर्तगाल से चलता है और 1488 ईस्वी में यह दक्षिण अफ्रीका के तट को पकड़ते हुए किनारे किनारे दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे आता है। यहाँ आने के बाद उसे बहुत सारे तूफानों का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ से वापस मुड़ जाता है। यहाँ से मुड़ के जब वो पुर्तगाल जाता है तो वहाँ पे जो उसका पुर्तगाल का राजा है वो पूछते हैं उनसे कि क्या आपने भारत का पता लगाया? तो वास्को डी गामा बार्थोलोमेओ दियाज बोलता है हम भारत तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन उनके बारे में सुने हैं, वो कहाँ किस तरह से वो रास्ता जाता है। तो पुर्तगाल के राजा को इतना मालूम चल गया कि उसी रास्ते से भारत का रास्ता है, भारत जाने का रास्ता है। तो जो बार्थोलोमेओ दियाज है वो जब केप ऑफ गुड होप पहुंचता है तो वहाँ पे बहुत सारा तूफान और बहुत सारा कठिनाई को देख के उसका नाम केप ऑफ स्ट्रॉन्ग रखता है। स्ट्रॉम का मतलब होता है तूफान, क्योंकि वो जैसे ही यहाँ पे आता है उसका नाव डगमगाने लगता है
और डर के मारे वो फिर वापस चला जाता है पुर्तगाल। लेकिन वहाँ जाके जो वो सुनाया था राजा के बारे में, वो इससे राजा को एक आशा आता है जो वहाँ से भारत का रास्ता जाता है। इसलिए पुर्तगाली राजा ने इसका नाम केप ऑफ गुड बदल दिया। हिंदी में इसे आशा अंतरिप भी कहते हैं। केप हम लोग देखेंगे वो भूभाग होता है जो समुद्र में लास्ट छोर पे जाता है किसी देश का, और कुछ मुड़ाव आता है। जिसे यहाँ पे भी हम लोग एक केप देख रहे होंगे लोग, दक्षिण अमेरिका का। भारत में भी एक केप आता है, केप केमोरिन, कन्याकुमारी। उसी तरह दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु पे भी एक केप है, तो उसको ये केप ऑफ गुड होप नाम देते हैं। बार्थोलोमू डियाज का सबसे ज़्यादा सहायता पुर्तगाल के ही राजकुमार हेनरी करते हैं। राजकुमार हेनरी भौगोलिक खोजों के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। ये केवल जीवन भर राजकुमार ही बने रह गए, और ये पुर्तगाल के राजकुमार थे। लेकिन इनको समुद्री खोजों में बहुत दिलचस्पी थी, इसीलिए अपने खर्चा देकर भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के लिए जीवन भर लगे रहे, और अपने मृत्यु तक ये भारत के रास्ते की खोज के लिए प्रयास करते रहे तथा विभिन्न नक्शा बनवाए। इन्होंने ही अपने प्रयास से पुर्तगाल से लेकर दक्षिण अफ्रीका के सारे तटों का नक्शा तैयार करवाया था। अब हम लोग देखेंगे जब पुर्तगाल का ही एक नाविक केप ऑफ गुड होप तक पहुंच चुका है और उसे इतना पता लग गया है कि यहाँ से भारत का रास्ता जाता है, तो फिर अगला तैयारी वास्को डिगामा करता है पुर्तगाल से ही। और वो किस तरह पहुंचता है भारत। वास्को डिगामा के पिता जो है वो भी नौसेना में थे, और वास्को डिगामा खुद एक सैनिक के रूप में कार्य कर चुका रहता है, और वो बहुत सारे फ्रांसीसी जहाज़ को समुद्र में पकड़ के पुर्तगाली राजा को सौंप चुका होता है। इससे पुर्तगाली राजा को बहुत विश्वास होता है, और उसको लगता है कि ये टैलेंटेड आदमी है और बहादुर है, ये जाएगा तो भारत का रास्ता खोज ही लाएगा। तो अगला जो उनका प्रस्ताव आता है पुर्तगाली राजा को पास, वास्को डिगामा का, तो पुर्तगाली राजा उस समय रहते हैं मैनुअल प्रथम। वो वास्को डिगामा के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तथा अपना खर्चा देकर उसको बोलते हैं कि जाओ भारत की खोज करो। वास्को डिगामा जब पुर्तगाल से निकलता है तैयारी करके, तो पूरा पुर्तगाल में जगह जगह पर जितने भी चर्च है सब में प्रार्थना किया जाता है कि किसी तरह ये सफल होकर लौटे और भारत की खोज करके लाए। तो अब हम लोग देखेंगे वास्को डिगामा पुर्तगाल से निकल के दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी छोर पे आता है। तो जैसे देखेंगे बार्थोलोमेव डियाज था, तो वो समुद्र की तट पकड़ के आता है केप ऑफ गुड होप तक। लेकिन जो वास्को डिगामा है ये समुद्र का दक्षिण अफ्रीका के तट पकड़ के ना, ये अटलांटिक महासागर, ये देखेंगे हम लोग अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, और यहाँ पे हिंद महासागर है। तो वास्को डिगामा ये अटलांटिक महासागर का
दूर से चक्कर लगाते हुए सीधे केप ऑफ कोमरिन के केप ऑफ गुड होप पहुंचता है। और केप ऑफ गुड होप पहुंचने के बाद ये भी समुद्र तट पकड़ते हुए प्रथम स्थान आता है यहाँ पे, जिसका नाम रहता है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक आने के बाद वो अपना भेष बदल के वहाँ पे रहने लगता है। लेकिन मोजाम्बिक के जो राजा है वो मुस्लिम है, और हम लोग 15वीं सदी के इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उस समय देखते हैं जो ईसाई राजा है और मुस्लिम राजा है, वो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। तो ये चेहरा बदल के और रूप बदल के वास्को डी गामा बहुत दिन तक मोजाम्बिक में रहता है। लेकिन मोजाम्बिक और राजा को धीरे धीरे एहसास होने लगता है और उसको भनक होने लगती है ये ईसाई है। तो दोनों में धीरे धीरे विवाद और झगड़ा होने का आशा बनने लगता है, जिसके चलते वास्को डी गामा वहाँ से अपना बेड़ा लेकर निकल जाता है। वास्को डी गामा जब पुर्तगाल से निकला था तो अपने साथ 4 जहाज और 170 नागरिक लेके निकला था। मोजाम्बिक के बाद वास्को डी गामा थोड़ा सा इसके आगे एक मुम्बासा जगह है दक्षिण अफ्रीका में ही, जो अभी केन्या में पड़ता है। केन्या में नहीं, वो देख के बताएं। मुम्बासा में भी मुस्लिम शासक है, इसीलिए वहाँ पे भी ये उतरता नहीं है। लेकिन वहाँ से जाते हुए ये समुद्र से ही तोप से 2-4 गोला छोड़ जाता है। आगे थोड़ा दूर और आगे बढ़ता है तो उसको एक जगह मिलता है मालिंदी। ये मालिंदी ही वो जगह है जहाँ पे वास्को डी गामा को शरण मिलता है और यहीं से उसका भाग्य खुलता है। असल में होता है कि ये जो मालिंदी है और ये मुम्बासा दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, जिसके चलते मालिंदी सहायता करता है वास्को डी गामा का। और मालिंदी के राजा ही कुछ दिन ठहरने के बाद एक ऐसे आदमी से मिलाते हैं वास्को डी गामा को, जिसका नाम रहता है अब्दुल मजीद। अब मालिंदी के राजा वास्को डी गामा को, जो उसका जहाज है, पूरा खाना फल मूल सब कुछ देते हैं ताकि वो भारत पहुंच सके। और अब्दुल मजीद इसका नाम कहीं कहीं इतिहास में अब्दुल मनिक भी आता है। यह मूलतः अरबी था, लेकिन गुजरात में रहता था और वहीं से वे व्यापार करता था। यहाँ से वास्को डी गामा मालिंदी से भारत की ओर रवाना होता है और साथ में अब्दुल मजीद रहता है। और यह मात्र 23 दिनों में हिंद महासागर को पार करके भारत के कालीकाट बंदरगाह पे पहुंचता है। कालीकट का आज नाम कोझिकोड है। उस समय
कालीकट में जमुरीन का शासन रहता है, जो भारतीय हिंदू राजा थे। तो ये जो जमुरीन है ये मूलतः उपाधि है। जैसे हम लोग देखते हैं अकबर के नाम के आगे बादशाह, सुल्तान, अन्य सारे उपाधि आते हैं, ऐसे ही जमुरीन केवल उपाधि था। इसका मूल नाम मारा विक्रमा राजा था। और उस समय उस क्षेत्र में हम लोग देखेंगे छोटे छोटे 10-11 छोटे छोटे राजा होते हैं। तो ये चेर साम्राज्य का चेर साम्राज्य, हम लोग जब मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें 3 जो राजवंश है, चेर, पांड्य और चोल, तीनों आपस में झगड़ा करते रहते हैं। उसी में से ये चेर साम्राज्य है और इसी में एक नादी स्वरूपम वंश था, उसी का ये शासक रहता है कालीकट का राजा। वास्को डी गामा जैसे ही भारत के समुद्र तट पर पहुंचता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर फैलता है जी, एक बहुत बड़ा जहाज़ आया है। ये बात जब राजा को मालूम चलता है, जमुरीन को, तो जमुरीन उससे वास्को डी गामा से मिलने का इच्छा जताता है। और 2 दिन बाद वास्को डी गामा जमुरीन के दरबार में पहुंचता है। जमुरीन के दरबार में पहुंचने के बाद वास्को डी गामा एक राजा के लिए उपहार के रूप में कुछ सामान देता है, जिसमें गोल टोपी, शहद, चीनी, गुड़ बोल सकते हैं, पीतल के बर्तन, ये सब सामान देता है वहाँ के जमुरीन को। लेकिन जमुरीन ये सब देखते ही हंसने लगता है और बोलता है, हमने तो सुना है तुम्हारा जो राजा है बहुत धनवान है और तुम्हारे पास बहुत बड़ी सेना है, तुम वैभवशाली राजा हो, लेकिन ये सब उपहार, तो ये तो रोज़मर्रा के उपहार हैं। और यहीं से जमुरीन में और जो वास्को डी गामा है, दोनों में मतभेद उत्पन्न होने लगता है और दोनों एक दूसरे से नाराज़ होते हैं। और इसका फ़ायदा वहाँ पे जो पहले से बिजनेस कर रहे, व्यापार कर रहे अरबी व्यापारी थे। अब अरबी व्यापारियों का पहले एकाधिकार हुआ करता था पूरे भारत में, क्योंकि उनका नज़दीक था अरब से भारत, और वो भारत से सामान ले जाके यूरोप में बेचते थे। अभी तक तो रास्ता खोजा नहीं गया था समुद्री मार्ग से भारत के लिए। तो इसी लालच के चलते जो अरबी व्यापारी है वो जमुरीन को भड़काते हैं, जी ये गोरे लोग हैं, ये अच्छे नहीं हैं, ये आप पे हमला करेंगे, आपका जान ले लेंगे। तो जमुरीन इससे और ज़्यादा उन लोगों से घृणा करता है, वास्को डी गामा से, और व्यापार करने की अनुमति नहीं देता है तथा कुछ लिमिट तय कर देता है कि आप इसी सीमा में रहते हुए व्यापार करेंगे। फिर भी जो वास्को डी गामा है वहाँ से कुछ सामान खरीदता है और ज़्यादा तो नहीं खरीद पाता जितना हिसाब से वो सोच के आया था, लेकिन कुछ सामान खरीद के वो अपने जहाज़ पे आता है। इसके बाद
जमोरिन से झगड़ा हो जाने के चलते कुछ जो पुर्तगाल के नाविक रहते हैं, जमोरिन उनको पकड़ के अपने राजमहल में लेके चला जाता है। फिर जो वास्को डी गामा है वो भी कुछ भारतीय नागरिक को पकड़ के अपने जहाज़ पे लेके चला जाता है, लेकिन अंत में सब सुलझा के वास्को डी गामा जो है कुछ सामान लेकर भारत से अब पुर्तगाल के लिए रवाना होता है। आने के समय हिंद महासागर में उसको मात्र 23 दिन लगे थे, लेकिन जाने के समय वास्को डी गामा को 132 दिन लगते हैं। और 132 दिन इसलिए लगते हैं क्योंकि जब वास्को डी गामा चला था पुर्तगाल से 8 जुलाई 1497 को और 10 महीना बाद भारत पहुंचा था, उस समय भारत में 20 मई 1498 था। जब ये 2-3 माह भारत में रुकता है, फिर भारत में मानसून आ जाता है और मानसून के चलते हिंद महासागर में समुद्री जो हवाएं हैं अब धीरे चलने लगती है, शांत होने लगती है, जिसके चलते वास्को डी गामा को अब जो उसका जहाज़ है वो तेज़ी से नहीं चल पाता है, इसलिए उसको 132 दिन अब जाने में लगता है। वापस ये पुनः मालिंदी जाता है। और मालिंदी जाने के बाद सीधे केप ऑफ गुड होप होते हुए ये अपना पुर्तगाल जाता है। पुर्तगाल जाने के बाद ये जैसे ही वहाँ पे सुनाता है जब उसने भारत की खोज समुद्री रास्ते से कर लिया है, तो पूरे पुर्तगाल में खुशी की लहर आती है और वास्को डी गामा को ढेर सारे उपहार, ढेर सारे पुरस्कार दिया जाता है। लास्ट में राजा इसको 5 किलो काली मिर्च देते हैं, जाओ तुम, ये तुम्हारा व्यक्तिगत है। काली मिर्च उस समय सोने के भाव बिकता था, ये ऐसे बोल सकते हैं सोने से भी ज़्यादा महंगा था यूरोप में। और ये जो सामान थोड़ा बहुत ले गया था भारत से वास्को डी गामा, उसको बेच के पुर्तगाल में उसको 60 गुना का मुनाफा आता है। ये जो मुनाफा है यात्रा में हुए खर्च को निकाल के 60 गुना था। साठ गुना मतलब 1 रुपया का सामान 60 रुपया में वहाँ जाके वो बेचता था। अब जो इतना ये मुनाफा कमाता है, इससे राजा को और ज़्यादा लालच आता है और अगली बार वो पेड्रा अल्वारेज कैब्राल को भेजता है। हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था कैब्राल ने ब्राज़ील की खोज की थी, यह वही कैब्राल है। पुर्तगाल से जब कैब्राल चलता है तो यहाँ पे 2 कहानी वहाँ पे चलती है। एक तो ऐसा बोला जाता है जब वास्को डी कैब्राल को पुर्तगाल के राजा ने बोला था जो थोड़ा सा आप पश्चिम में जाके देखिएगा कोई नया भूमि तो नहीं है। और दूसरा कहानी ये निकल के आती है जो कैब्राल अटलांटिक महासागर में जब लंबा मुड़ाव ले रहा था वास्को डी गामा जैसा, जिसे वास्को डी गामा ने ये लिया था, तो वो रास्ता भटक के चला आता है ब्राज़ील के पास और ब्राज़ील जैसे नए देश की खोज होती है। ये दोनों कहानी प्रचलित है, लेकिन कैब्राल के साथ बार्थोलोमेओ डियाज भी रहता है। ये वही बार्थोलोमेओ डियाज हैं
जो केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। ब्राज़ील में पहुंचने के बाद, ब्राज़ील हम लोग देखेंगे यहाँ पे है दक्षिण अमेरिका के। ब्राज़ील में पहुंचने के बाद कैबराल कुल 13 जहाज और 1500 नागरिक लेके चला था। और 13 जहाज उस समय के लिए बहुत बड़ा ये बेड़ा हुआ करता था। ब्राज़ील में पहुंचने के बाद कैबराल एक जो अपना जहाज़ रहता है उसको वापस पुर्तगाल भेज देता है, जे जाके बता दो राजा को हमने एक नया भूमि खोज लिया है और ये नया पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल की भूमि है। और उस पर पुर्तगाल का अपना झंडा रख के आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए ये पुनः जब ब्राज़ील से केप ऑफ गुड होप पहुंचता है तो यहाँ पे हम लोग एक देखेंगे, जो बार्थोलोमियो डियाज डर के मारे वापस भाग गया था केप ऑफ गुड होप से पुर्तगाल, वो बार्थोलोमियो डियाज और कैबराल जब पुनः केप ऑफ गुड होप पहुँचते हैं तो वहाँ पे अब की बार और तेज़ तूफान और स्टॉर्म आता है, जिसके चलते इसका कैबराल के बेड़ा का 10-13 में से 3 जहाज जो है टूट जाता है और उसी तूफान में नदी में समुंदर में डूब जाता है। और उसी समुंदर में ये बार्थोलोमियो डियाज भी डूब के मर जाता है। तो ये एक इत्तेफाकी है, जो बार्थोलोमियो डियाज जीवन भर डरता रहा केप ऑफ गुड होप से, वो वापस जाके वहीं पे मर जाता है। आगे बढ़ते हुए कैबराल जब भारत पहुंचता है तो भारत ये कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। पुनः यह छोटा सा वहाँ पे अपना एक फैक्ट्री खोलता है, बोले गोदाम। हम लोग जो देख रहे हैं मोजाम्बिक, मोम्बासा, मालेंदी, शुरू में तो ये वास्को डी गामा के रास्ते में पड़ते हैं, लेकिन जैसे हम आगे देखेंगे ये तीनों जगह पे पुर्तगाली का शासन रहा है और आज यहाँ पुर्तगाली भाषा भी बोली जाती है। कैबराल जब पहुंचता है कालीकट में तो छोटा सा अपना वो गोदाम खोलता है, लेकिन कालीकट के राजा जमुरीन से इसको भी झगड़ा होता है और इस झगड़े में 50 पुर्तगाली सैनिक मारे जाते हैं। जब ये कैबराल समझ जाता है जे राजा के भी बिना सहयोग के हम लोग यहाँ व्यापार नहीं कर सकते हैं, अब ये कैबराल दक्षिण की ओर जाता है और कोचीन पहुँचता है। और कोचीन में पहुँच के अपना एक वहाँ पे नया सा फैक्ट्री खोलता है। वापस 1500 जब ये कैबराल वापस पुर्तगाल पहुँचता है, अपना बीता हुआ बात बताता है, जो 50 सैनिक का जमुरीन ने मार दिए हैं। फिर वहाँ से जो पुर्तगाल के राजा हैं अब की बार वास्को डी गामा को दोबारा भेजते हैं और वास्को डी गामा को अब की बड़ी सेना के साथ और बड़ा बेड़ा के साथ भेजते हैं। अब की बार वास्को डी गामा 18 जहाज और 2000 सैनिक लेके आता है, इसलिए कि वो भारत को अपना शौर्य दिखा पाए, भारत को अपनी सैन्य शक्ति दिखा पाए। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं 3G कंसेप्ट, गॉड, गोल्ड, ग्लोरी, उसी के तहत वास्को डी गामा का ये छुपा हुआ एक एजेंडा रहता है जो भारत में जाके वो ईसाई धर्म का प्रचार करेगा। हम पहली बार जब वास्को डी गामा भारत में पहुंचता है तो उसको लगता है जो जमुरीन ईसाई राजा है। जमुरीन के वेशभूषा देख के असल में यूरोप में एक कहानी प्रचलित थी, जो पूर्व मतलब भारत की तरफ, पश्चिम मतलब यूरोप, जैसे हम लोग देख रहे हैं
इसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं, इधर को पूर्व बोलता था। तो पूर्व में कोई ईसाई राजा है जो बड़े भूभाग पे शासन करता है। जब वास्को डी गामा यहाँ पे पहली बार पहुँचता है कालीकट में, तो उसको लगता था कि ये वही जगह है, लेकिन 2-3 दिन रहने के बाद उसको समझ में आ गया यहाँ का राजा हिंदू है और यहाँ पे कोई ईसाई राज्य देश जगह नहीं है। तो वास्को डी गामा का ये एक छुपा हुआ भी एजेंडा था कि वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार और भारत को ईसाई बनाने आया था। और वास्को डी गामा ईसाई धर्म को लेके बहुत कट्टर था। और केवल वास्को डी गामा ही नहीं, हम लोग आगे जितने भी यूरोपीय व्यापारी यहाँ पे कंपनी आए, वो सब के सब भारत में अपना एक हिडन एजेंडा लेके आए थे ईसाई धर्म का प्रचार के लिए। वास्को डी गामा अब की बार जो चला था तो ये बहुत आक्रामक रूप में चला था। और ये जैसे ही फिर मालिंदी के बाद हिंद महासागर में पहुंचता है, और हिंद महासागर में इसको जितने जहाज़ देखते हैं जो अरब के थे, भारत के थे, इंडोनेशिया के थे, चीन के थे, ये सबको पानी में डूबते हुए, आग लगाते हुए चलता है। उसी में एक जहाज़ मिलता है मीरी जहाज़ पे लगभग 200-300 से 400 जो भारतीय यात्री थे वो हज के लिए अरब गए हुए थे और वापस लौट रहे थे। तो वास्को डी गामा उसको देखता है, रोकता है, लेकिन मीरी के जो यात्री थे वो वास्को डी गामा को पेशकश करते हैं कि तुम मेरे सारे धन दौलत और सोने चांदी ले लो, बदले में हम लोग को ज़िंदा छोड़ दो। लेकिन वास्को डी गामा उसका धन लूटने के बाद जाते जाते उसके जहाज़ में आग लगा देता है। और वो पहले से ही हिंद महासागर में इतना तहलका मचा दिया था कि कालीकट पहुंचने से पहले ही जमोरिन को मालूम चल जाता है जो वास्को डी गामा आ रहा है भारत में। वास्को डी गामा जब दूसरी बार भारत पहुंचता है तो अब की बार जमोरिन को एक पत्र पिठाता है जे यहाँ से अरब व्यापारियों के खदेरो, अब यहाँ पे हम व्यापार करेंगे और ये नहीं जे थोड़ा सा हम लोग को रियायत दो। उसका वास्को डी गामा का कहना था जो जितने भी अरब व्यापारी है पूरा का पूरा यहाँ से निकाल दो। लेकिन जमोरिन के पास ये पत्र पहुँचता है और जमोरिन मना कर देता है। फिर वास्को डी गामा है समुद्र में से कुछ मछुआरे को पकड़ता है और उनका कुछ का कान, कुछ का नाक, कुछ का हाथ सब पकड़ के काट के एक जहाज़ पे छोटा सा नाव पे भर के और जमोरिन को भिजवा देता है। एक पत्र लिख के, पत्र में यह लिखता है जाओ अपने राजा को बोल दो इसका कड़ी बना के खाए। उसके बाद वास्को डी गामा को इतना एहसास हो जाता है कि यहाँ के राजा के सहायता के बिना व्यापार नहीं कर सकते। फिर वह दोबारा वापस कोचीन चला जाता है और कोचीन में हम लोग आगे जब पुर्तगाली साम्राज्य भारत में पढ़ेंगे, पुर्तगाली व्यापार, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जे कैसे कैसे फैक्ट्रियाँ स्थापित होती गई पुर्तगाली फैक्ट्रियाँ भारत में। तो एक वो अलग मुद्दा है। अब हम लोग वास्को डी गामा का तीसरी यात्रा पढ़ेंगे 1524 में जब वास्को डी गामा, पिछली बार 2 बार वास्को डी गामा जो आया था, पहले बार भारत की खोज में तथा दूसरी बार भारत में अपना शौर्य दिखाने के लिए तथा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, तीसरी बार वास्को। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ाया था वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आता है। पहली बार 1498 ईस्वी में, दूसरी बार 1502 ईस्वी में तथा तीसरी बार 1524 ईस्वी में। 1524 ईस्वी में जब वास्को डी गामा आता है, इस समय तक हिंद महासागर में पुर्तगाली साम्राज्य का एक आधिपत्य बना रहता है और यहाँ तक कि वो गोवा और कोचीन, दमन दीव सब पे अधिकार कर लिए होते हैं। इस बार वास्को डी गामा को पुर्तगाल के राजा पुर्तगाली कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भेजते हैं। पुर्तगाल के राजा को ये विश्वास रहता है
कि वास्को डी गामा वहाँ के तौर तरीके और रहन सहन को जानता है, जिससे वो वहाँ के भ्रष्टाचारियों को पकड़ सकता है और भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकता है कंपनी में, जिससे कंपनी और साम्राज्य और आगे बढ़े। अब हम लोग आगे देखेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा अगले वीडियो में, और ये बहुत ही दिलचस्प वीडियो होगा और बहुत सारे फैक्ट से भरा हुआ होगा।